गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हैं आप लोग भाई? आज काफ़ी दिन बाद हम लोग जो है वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी हम लोग जो है सेकंड चैप्टर किए हुए हैं अपने फिजिक्स में, क्लास 12th के। और तो उसी के आगे कंटिन्यूएशन में मैं सोच रहा था कि थर्ड चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। ठीक है। और आपको पता है भाई अपना थर्ड चैप्टर कौन सा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा थर्ड चैप्टर का, और कुछ टॉपिक भी उसमें क्लियर करेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक का नाम। क्या है अपना टॉपिक? ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके। तो जैसा कि टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और आपको पता है भाई इस चैप्टर से बोर्ड में और बोर्ड के अलावा जैसे कि आपके नीट हुए, जेई हुए, इन सब में बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं। इवन आप कभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दोगे तो भी आपको उस इससे कुछ न कुछ टॉपिक मिल ही जाएगा। ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड में भी अच्छा वेटेज रखता है ये मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर को थोड़ा समझते हैं। ये क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके। अच्छा, अभी हम लोग जो लास्ट के 2 चैप्टर थे वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था? वहाँ पे हमारे पास जो चार्ज होता था, चार्ज के स्टेशनरी होने पे उनसे जो मिलने वाले फोर्स थे, फील्ड थे, ठीक है, उनका पोटेंशियल एनर्जी, इन सब की एनालिसिस हम लोगों ने किए थे। ठीक है। स्टेशनरी चार्ज का बिहेवियर हम लोगों ने देखा था। बट अब उसी चार्ज को हम लोग क्या करते हैं? मूव कराते हैं। ओके। और फिर देखते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने वहाँ पे क्या पढ़ा था भाई? इसके पहले स्टैटिक चार्ज या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अभी तक हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को देखा है। अब हमारे पास ये जो टर्म है, ये टर्म हमारे पास है डायनेमिक्स, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। भाई डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों? क्योंकि यहां पे देखो चैप्टर में पहले ही बता दिया है करंट। ओके। और करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो। हिंदी में इसको प्रवाह बोलते हैं। ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज की फ्लो की एनालिसिस करना। ओके। तो इसलिए, और डायनेमिक्स मतलब क्या है भाई? मोशन। तो चार्ज का जो फ्लो है उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? करंट मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा तो रजिस्टेंस में कैसा बिहेव करेगा, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसा होगा, ड्रिफ्ट करंट कैसा होगा। ठीक है। टाइम कितना हो, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा ना। और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं करंट। ओके। इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक। थोड़ा सा इसको समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके। तो देखो भाई, अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक करंट की, तो ये होता क्या है? सिंपल अगर एक लाइन में बोलना चाहो तो फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके। तो ठीक है, ये तो है ही है भाई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं कि ऐसा है तो क्यों है। देखो होता क्या है कि अगर मैं बात करूं
कि किसी कंडक्टर की, ठीक है भाई, कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर आपको पता है कि कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें हम लोग ने पहले भी देख चुका है कि कंडक्टर फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखे थे कि कंडक्टर होता क्या है भाई। कंडक्टर के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबल हो वोल्टेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ले जाने के लिए, ठीक है। बेसिकली ये एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमारे सर्किट में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वही जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कंडक्टर में क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेट 10⁻26 के ऑर्डर का, ठीक है। तो इस वजह से अगर जैसे देखो कि अगर मैं बात करूँ एक कंडक्टर की, तो कंडक्टर में होता क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे ऐसे हैं प्रेजेंट, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन आपका रैंडमली अगर कंडक्टर में बाइसिंग नहीं किया गया है, ओके, कंडक्टर की बाइसिंग नहीं किया गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली आपका मूव करता रहेगा, कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर, ऐसा करके ये मूव करता रहेगा जिगजैग मोशन में, ठीक है। अब ये जिगजैग मोशन जिगजैग डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसकी वजह से ये भाई जाएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ठीक। अब ये दूसरा तीसरे तीसरे से इस तरीके से ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं एक दूसरे से टकराते हैं, टकरा करके ही कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद क्या होता है कि भाई ये अपनी एनर्जी को वहीं पे ही लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एनर्जी भी उसमें पाते हैं और एनर्जी को लॉस भी करते हैं। तो अब भाई चूंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, सब एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड करने के बाद भाई सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी है, ठीक है। अपने जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये लोग क्या करते हैं कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद जो नेट वेलोसिटी होता है इनका या एवरेज वेलोसिटी वो क्या हो जाता है 0, ठीक। इसलिए ये क्या होता है एज इट इज में पड़े रहते हैं। अब होता क्या है कि अगर मैं इसको एक बायस्ड करूं, ठीक, एक वोल्टेज सोर्स से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। सपोज करो ऐसे मैं इसको इस कंडक्टर को एक स्विच के थ्रू यहां से इसकी बायसिंग कर देते हैं, ओके। तो आप देखोगे कि स्विच को जैसे ही मैं यहां ऑन करा, ठीक, स्विच को ऑन करोगे तो आप क्या देखोगे कि भाई ये आपका पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये नेगेटिव पोलैरिटी है। इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ आना चाहेंगे, क्यों भाई पॉजिटिव प्लेट की तरफ आना चाहेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये भाई नेगेटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट क्या करेगा, इसको इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल आउट करेगा। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस तरफ से ऐसे सर्कुलेट कर जाता है, और सर्कुलेट करने के बाद क्या होगा, फर्दर करंट का फ्लो या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एस्टैब्लिश कर जाता है। और यहाँ से आपको पता भाई सोर्स लगाओगे तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करने लगेगा, तो यहाँ से ये करंट आपका ऐसे फ्लो करने लगेगा, ठीक, और इलेक्ट्रॉन ऐसे उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज यहाँ से और निकल के आता है, देखो जरा आप कि ये करंट और इलेक्ट्रॉन ये दोनों ही एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है। चलो तो अब इसी सर्किट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम जो है, अब देखो जरा यहाँ जब हम इसको बायस किए थे, अब ये रैंडम मोशन नहीं करेगा, अब क्या करेगा, अब इसके पास इसको एक जो है ऑर्डर देने वाला एक सेनापति मिल गया, ये इसका सेनापति है भाई। अब क्या करेगा, ये एक डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लो कराएगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन अलाइन हो जाएंगे एक डायरेक्शन में, और इस तरीके से हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और सर्किट कंप्लीट होते ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को समझते हैं, भाई इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इसको लिख लेते हैं। तो भाई देखो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है कि किसी डेफिनेट टाइम पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी डेफिनेट टाइम पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन ये
ठीक है भाई। तो किसी डेफिनेट टाइम पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन इस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो कर रहा है ना। तो इसको लिख लो आप, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज in a definite time through a cross sectional area of कंडक्टर। ओके, तो यहां से अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू मतलब क्या कि भाई इसमें चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, अब अगर मैं इसी पे भाई डेल्टा टी को अगर मैं लिमिट लगाना चाहूँ तो यहाँ से आपको पता है भाई डेल्टा टी को अगर मैं स्मॉल कर दूँ टेंडिंग टू जीरो करा दूँ, यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ये हो जाता है। अब आप इसको लिमिट लोगे तो ये डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। ओके, तो ये आई इक्वल्स टू हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। इसका यूनिट क्या होगा भाई, यूनिट इसका हो जाएगा कूलॉम पर सेकेंड। ठीक है, और एम्पियर। एम्पियर क्यों, क्योंकि भाई इसको एम्पियर सर ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में इसका यूनिट क्या हो जाता है, एम्पियर। ओके, चलो ये क्लियर है, इसको नोट करो भाई, नोट करो इसे। ठीक है भाई, हो गया। चलिए, अच्छा एक बात और बता दूं, जनरली जो ये जो हम लोग करंट की बात करते हैं तो करंट एक्चुअली में ये एक बड़ी क्वांटिटी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई जनरली मिली एम्पियर जो यूजेबल करंट है हमारी डेली लाइफ में, जो जिसको हम लोग यूज करते हैं, दैट इज इन मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ठीक है, नैनो एम्पियर। नैनो एम्पियर तो भाई बहुत छोटा जाता है, जनरली एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर ऐसा हम लोग जो है लिखते हैं। ठीक, तो आपको कन्वर्जन मैं लिख दूँ यहाँ पे 1 मिली एम्पियर। ओके, 1 मिली एम्पियर क्या होता है एक्चुअली 10 टू द पावर माइनस। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 1 मिली एम्पियर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर आपका हो जाता है 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। कभी कभी 1 नैनो भी ले लेता है कोई क्वेश्चन में, 1 नैनो एम्पियर इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 9 एम्पियर। ओके, इन सब का जो है ये सारे कुछ कन्वर्जिंग फैक्टर्स हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो आप लोग ये करंट के बारे में थोड़ा सा ये लिख लो, फिर इस हम लोग चलते हैं आगे की तरफ को। ठीक बेटा, लिखो करंट। हो गया, चलो चलो। अच्छा एक चीज़ हम लोग और लिख लेते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन और करंट के डायरेक्शन को। ठीक है, तो आप इसे नोट करके यहाँ लिख लो, यहाँ पे आप ऐसे नोट करके लिख लो। क्या लिखोगे नोट करके आप कि इलेक्ट्रॉन इज
या ऐसा बोलो, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अपोजिट टू द करंट, फ्लो ऑफ करंट, ऐसा लिख लो, ठीक है। फ्लो ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is always opposite to the flow of current, ठीक है। हाँ, always flow of electron is always opposite to the flow of current, ठीक, ये लिख लो, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिख लो इसमें, ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिख लो, देखो करंट क्या होता है एक्चुअली में, करंट एक आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ओके। क्यों? जबकि इसमें भाई डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बावजूद इसके ये क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। रीजन क्या होता है इसके पीछे कि स्केलर क्या, आप इसको टेंसर क्वांटिटी बोल सकते हो, ठीक है। देखो हमारे पास जो क्वांटिटी था 12th 11th में हम लोग पढ़े थे भाई, 3 टाइप की क्वांटिटी होते हैं, एक तो स्केलर, दूसरा वेक्टर और तीसरा टेंसर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये टेंसर की कैटेगरी में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ओके। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, ओके। इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इससे ऐसे होता है, सपोज करो ये है, ऐसे 2 वायर, अगर ये आपके 90 डिग्री प्लेस है, यहाँ पे 2 एम्पियर से आ रहा है, यहाँ पे इसमें से 3 एम्पियर से आ रहा है, तो यहाँ पे 5 एम्पियर आपको मिलेगा, ठीक है। जबकि ये दोनों वायर ही क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे जो है प्लेस है। तो आप देखोगे कि इस वाले वायर में क्या होता है, 5 एम्पियर जाता है, जबकि अगर ये वेक्टर होता तो यहाँ पे 5 एम्पियर में जाता, कितना आता है, √4² 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब √13 की वैल्यू अंदर वहाँ होती है। बट प्रैक्टिकली कितना आता है, ये 5 एम्पियर आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि इट डज नॉट फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये एक सिंपल एडिशन फॉलो करता है, जिसकी वजह से ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। लिख लो इसे, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लिख लो, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है बच्चों। इसको आप पूरा नोट करो, फिर जो है आगे चले। इससे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी है भाई। हो गया, आई थिंक आप लोग नोट कर चुके होंगे इसको। तो मैं जो है इस वीडियो को, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो ना भाई। मैं जो है इसे इरेज करके आगे चलता हूँ। कुछ इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, उसको न्यूमेरिकल करा देते हैं। जैसे कि चलो इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना ना भाई। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहले हम लोग करते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ लैम्प इफ a 300 milliampere is flows through it in 1 second, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे है, छोटा सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन है आपका
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड इफ 300 मिली एम्पियर इज फ्लोज। देखो क्वेश्चन लिख लो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन flows through a conductor if a 300 milliampere current is flows for 1 minute। ठीक है, तो कैसे करोगे भाई इसको आप? ठीक है, तो कैसे करोगे भाई आप इसको? आपको पता है कि क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी क्या है, करंट दिया गया है 300 मिली एम्पियर, ठीक है, और टाइम दिया है आपको, कितना टाइम दिया है भाई? 1 मिनट। अब 1 मिनट में भाई टाइम कितने सेकंड होते हैं? तो 1 मिनट में आपके होते हैं 60 सेकंड। ठीक है, अब देखो जरा, आपको क्या पूछा गया है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कितने चार्ज फ्लो किए। अब उस चार्ज में ड्यू टू क्वांटाइजेशन, आपको पता है भाई क्या आता है क्वांटाइजेशन में? Q इक्वल्स टू N इंटू ई। हाँ, हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। तो यहाँ पे Q कितना चार्ज पहले फ्लो किया उसको देख लेते हैं। तो हमें पता है भाई I इक्वल्स टू कितना था? Q बाई टी। अभी हमने ये फॉर्मूला देखा, यहाँ से क्या मैं Q के लिए सॉल्व कर सकता हूँ? Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इंटू टी। ओके, तो I की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 300 इंटू 10 टू द पावर मिली है, 10 का माइनस 3, और यहाँ पे T की वैल्यू कितनी है भाई? ये 60 सेकेंड। ठीक, तो 10 20 30 ये कट के इससे कटेगा, यहाँ पे कितना आएगा? 18 कूलॉम। ओके, अब आपको पता है कि Q इक्वल कितना होता है? N इंटू ई। यहाँ से E चार्ज और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और N क्या है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो N के लिए सॉल्व करो क्या आएगा? Q बाई ई। ओके, Q आपके पास कितना दिया? 18। वैल्यू रख दी यहाँ पे, आप रखोगे 18 अपॉन ये 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 पूरा हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के दौरान जो भी आपकी वैल्यू आएगी, ये 18 अपॉन 1.6, ये ऊपर जाएगा 10 पावर प्लस 19 हो जाएगा। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेट 10 पॉइंट समथिंग में ये आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये हो गया। आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास 11 पॉइंट समथिंग में ये आंसर आएगा। ठीक है, तो 11 पॉइंट आई थिंक 25 सॉल्व करने पता चलेगा भाई। ये 11.25 आप लोग सॉल्व कर लेना इंटू 10 पावर 19। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वैल्यू आएगा। ओके, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा कुछ अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे ये इरेज कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप भाई वीडियो पॉज करके ये नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ ना। और तो हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राफ दिया गया अभी आपको, और आपसे पूछा गया है कि अमाउंट, हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। ओके, एक जो है आपका ग्राफ दिया गया। ग्राफ ऐसे था कि करंट और टाइम, ये टाइम इन सेकेंड है। ओके, ये आपका करंट इन एम्पियर। ठीक, अब इन दोनों के बीच में एक ग्राफ दिया गया है। ग्राफ की है क्या वैल्यू? ऐसे ही, ऐसे, ये आपका 5 है,
ये आपका 0 है, ये वैल्यू भी 5 दिया गया है, ये वैल्यू भी 10 दिया गया है। ठीक है, आपसे बोला गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोस थ्रू द कंडक्टर इन 10 सेकेंड। देखो क्वेश्चन था फ्रॉम दिस ग्राफ find the amount of charge। ठीक है भाई, तो इसमें दिया था फाइंड फ्रॉम दिस ग्राफ फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू हो गया भाई थ्रू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन 10 सेकेंड। ओके, आपको फाइंड करना है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन 10 सेकेंड। तो भाई अब इसको करो आप लोग अपने तरीके से। देखो आपको पता है कि चार्ज होता क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। एक्चुअली में हम लोग देख चुके हैं भाई करंट क्या था, करंट आपका चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। ठीक है, बेसिकली आई इक्वल्स टू क्या था, Q अपॉन टी ना। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ग्राफ का एरिया यहाँ पे लूँ, ओके, अगर मैं यहाँ पे इस ग्राफ का एरिया की बात करूँ तो एरिया क्या बताता है भाई, आपका एरिया इन दोनों एक्सिस के मल्टीप्लिकेशन को देगा। ठीक है, तो Q आई इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई टी। यहाँ से आप निकालना चाहो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। ये दोनों क्या है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो है चार्ज ही तो है। ठीक, तो क्या करोगे आप, I को यहाँ I आपको दिया गया है और T दिया है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ I वर्सेस T ग्राफ। ओके, तो आप क्या करोगे कि इसको इस पूरे ग्राफ का एरिया ले लो। ग्राफ का एरिया बेसिकली ये ट्रेपोजॉइडल है, तो आप चाहो तो ट्रेपोजॉइडल के फॉर्म से इसको सॉल्व करो, या फिर और इजीली तरीके से करना है तो इस एरिया को क्या करो, सेक्शन में डिवाइड कर दो। जैसे कि अगर आप ऐसा लोगे तो यहाँ पे ये पूरा टर्म आपके पास एक क्या हो गया, एक ट्रायंगल, और ये वाला पूरा टर्म आपके पास क्या हो गया, एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, ट्रायंगल वाला एरिया आपको बता भाई, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, तो आप क्या करोगे, हाफ इंटू बेस आपके पास कितना है 5, हाइट कितना है 5। ओके, ये एरिया और प्लस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या है भाई, जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ आपके पास क्या है वो 5, 5 से 10 5 ही होगा, और हाइट कितना है 5। ठीक है, तो ये आपका 25 अपॉन 2 और ये प्लस 25, ये सॉल्व करोगे आप तो 37.5 ऐसा ये, हाँ ये आएगा। ठीक, इतना कूलॉम। नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 37.5 कूलॉम। नोट करो भाई इसको। हो गया, चलो आई थिंक ये हो ही जाएगा। इजी टास्क है भाई, इसे मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो इसी टाइप से एक जो है डिपेंडेंट क्वांटिटी पे हम लोग थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि चार्ज आपका किस तरीके से डिपेंड कर रहा है वो ना। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ और एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसे आप बना ही लोगे जहाँ तक मैं समझता हूँ भाई, कुछ डाउट तो नहीं होना चाहिए ना। इजी क्वेश्चन था ये भी। एक क्वेश्चन और है, जैसे कि
था क्या कि एक चार्ज था, सपोज करो कि क्यू टी इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ठीक है, ये आपका चार्ज जो है टाइम के साथ जो है डिपेंडेंट है। यहाँ पे ए बी सी क्या है आपके कांस्टेंट है। देखो ए कॉमा बी कॉमा सी आर कांस्टेंट, ऐसा है। तो दिया है पहले पार्ट में दिया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। सेकेंड में बोला है फाइंड द करंट एट t equals to 5 second if a equals to 5, b equals to 3, c equals to 1। ओके, ये क्वेश्चन दिया गया भाई। ये भी ऐसा नहीं बहुत जो है टफ है, ये भी आसान क्वेश्चन है। आप लोग करना चाहो तो एक बार आप लोग ट्राई करो कुछ जरा। ट्राई करो भाई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। अगर जो अच्छे बच्चे होंगे वो ये लोग इसमें से तो काफ़ी तो कर ही चुके होंगे। अगर 11th का जिसको क्लियर है डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए एबीसी का ना। हाँ भाई, हो गया। हो गया तो देखो ऐसे कि आपको क्या दिया गया है, क्यू टी इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर बी टी और प्लस सी। ओके, तो देखो डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, एक डायमेंशन की खास बात थी। क्या खास बात थी भाई, कि हम सेम डायमेंशन को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो भाई हम डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, डायमेंशन कैसा भी हो उसको मल्टीप्लाइड डिवाइड कर सकते हैं। बट एडिशन और सब्सट्रैक्शन यहाँ प्लस होता है या माइनस होता है तो भी हम सेम डायमेंशन को ही यूज करते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे अगर मैं भाई क्यू है चार्ज, क्यू का आपके पास डायमेंशन क्या है, जो भी होगा अभी निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए इसका डायमेंशन बराबर इसका डायमेंशन, मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे कि जो होगा डायमेंशन ऑफ Q मतलब चार्ज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से आप ए के लिए सॉल्व करोगे तो Q अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। Q क्या है भाई, अब आपको पता है कि Q अपॉन टी ये क्या होता है, I की वैल्यू की, I का डायमेंशन कितना होता है A। तो आप इसको Q अपॉन टी इंटू 1 अपॉन टी में तोड़ दो। ठीक है, तो ये Q अपॉन टी कितना हो जाएगा, I अपॉन टी। I की वैल्यू कितनी होती है A और t की वैल्यू कितनी होती है सेकेंड टाइम। ओके, तो इसको आप a t माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली इसको इक्वेट करोगे, q को b t स्क्वायर के v t के रिस्पेक्ट करोगे तो यहाँ b कितना हो जाएगा, q अपॉन t। ये बेसिकली क्या हुआ i, तो i कितना हुआ आपका a। ठीक, सिमिलरली c को किससे इक्वेट करोगे तो c बराबर q कितना है भाई, q इसको होता है आपके पास I इंटू टी। आई की वैल्यू कितनी होती है A और T की T, तो A T ये हो जाएगा। ठीक, तो इसका A का ये, B का ये, C का ये। ठीक है, ये आपका तीनों का डायमेंशन हो गया। चलो भाई, जिनको नहीं पता तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा इससे, डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं ना। नेक्स्ट पार्ट आपका है सेकंड में कि ABC की वैल्यू दी गई है और आपको बोला गया है कि करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करोगे भाई, यहाँ पे Q दिया गया है, आपको पता है I क्या होता है dq बाई dt। ठीक है, तो उसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करो जरा। चलो करो। तो यहां
से आई क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट करो कितना आएगा, ये 2 ये 2AT बी, ठीक है। एट टी स्क्वायर टू कितने पे, 5 सेकंड पे, ए की वैल्यू दी गई है 5, बी की 3, ये 2 इंटू 5 और टी कितना दिया है यहाँ 5 और प्लस बी की वैल्यू 3 दिया गया है। तो 2 5 जा 10, 10 5 जा 50 और प्लस ये 3, तो कितना आएगा भाई 53 एम्स। ओके, 53 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है बेटा, नोट करो भाई से, ये भी आपका आसानी था ना। ठीक है भाई, ये हो गया। चलो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसे इरेज कर दूं, चलो इसे इरेज कर दे रहा हूँ। आप लोग अगर जो लोग नहीं नोट कर पाए हैं वे लोग क्या करेंगे कि वीडियो पॉज करके आप लोग इसे फर्दर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन ऐसे ही था कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन क्या है भाई कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अपने न्यूक्लियस में किसी स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, उसका आपका भाई टाइम दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो जरा। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व around the orbit of 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ही था कि 10 सेंटीमीटर था भाई, ये था आपका 10 सेंटीमीटर, हैविंग the speed of 4 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। आपको बोला गया है फाइंड द करंट थ्रू इट। ओके, आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है उसके एक क्रॉस। ठीक है बेटा, सॉल्व करो भाई इसको। कैसे करोगे इसको सॉल्व, कुछ आइडिया? हाँ, कैसे करोगे भाई बताओ, कुछ आइडिया दो हमें। क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी क्या है, देखो ऐसे मान लो यही आपका ऑर्बिट होगा, ठीक, ये आपका 10 सेंटीमीटर दिया है रेडियस। ओके, और इलेक्ट्रॉन है भाई ऐसे घूम रहा है, इसकी स्पीड दी गई है कितनी, 4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या करोगे भाई आप इसको, आप क्या करो कि आपको क्या चाहिए, आई। ठीक, आई क्या होता है, Q बाई टी। ठीक है, अब देखो जरा Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे
Q इक्वल टू भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो Q इक्वल टू क्या मैं n इंटू ई अपॉन टी, जो कि n की वैल्यू क्या है एक, तो 1 इंटू ई अपॉन टी, ठीक है, तो ये बेसिकली ई अपॉन टी हो गया। अब देखो टी क्या है आपका, टाइम पीरियड दिया गया है, तो यहाँ पे टी आपका क्या दिया गया है, टाइम पीरियड। अब आप टाइम पीरियड को फर्दर क्या लिख सकते हो, ई अपॉन, ये चूंकि एक सर्कल में घूम रहा है तो आप इसको लिख सकते हो 2 पाई आर अपॉन, ये क्या है v, वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी दिया गया है, r आपको दिया गया है, ये v चला जाएगा आपके ऊपर, यहां जाएगा e इंटू वी अपॉन 2 पाई r। ओके, अब यहाँ पे e v और 2 पाई की वैल्यू प्लेस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, e की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, v आपको दिया गया है 4 इंटू 10 टू द पावर 6। ओके, आपको 2 पाई ये एज इट इज रखना है, ये कांस्टेंट है। r आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे r आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 मतलब 10 इंटू 10 माइनस 2, ये माइनस 2 यहाँ कटेगा, ये 17, ये कटेगा यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक, अब आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास क्या बचेगा 2, ये 2 कटेगा, ये 2 यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 11 अपॉन ये 5 इंटू पाई। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, जो भी आएगा यही इतना आपके पास, इतना एम्पियर करंट ये इस ऑर्बिट में फ्लो करेगा। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग रिवोल्यूशन से। ठीक है भाई, नोट करो, इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं कुछ नए टॉपिक की तरफ को। हो गया भाई, हो गया हो तो चले आगे, इसे इरेज करके कुछ नया टॉपिक है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट की। ठीक है, ये इरेज कर दूं मैं, चलो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना भाई, ये मैं इस तरफ खड़े हो जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज कर लेना और नोट कर लोगे तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक बेटा, चलो देखो भाई, अब जैसे हम लोगों ने देखा एक नॉर्मल करंट, ठीक है, अब जो करंट होता है एक्चुअली में सर्किट में जब आप करंट फ्लो कराते हो ना, तो ये करंट क्या होता है कि दो टाइप से फ्लो करता है। जैसे ही आप देखो, कभी भी आप देखो स्विच को कभी ऑन करो, जब स्विच को ऑन करते हो तो आप देखते हो कि कुछ टाइम के लिए लाइट ज़्यादा ग्लो करती है, फिर धीरे धीरे वो बैलेंस होकर के नॉर्मल वे में ग्लो करती है। ठीक, जैसे कभी अगर आप मोटर वोटर चलाओ, ठीक है, तो आप देखोगे जैसे ही या कभी लाइट आए, अगर आपके घर में स्टेबलाइजर लगा हो और लाइट जैसे ही लाइट कटी हो और लाइट आए, तो जैसे ही लाइट आएगा तो आप देखोगे एक स्पाइक देता है, ये ट्रांजिएंट कंडीशन होता है। ठीक है, मतलब कि वो वैल्यू नॉर्मली वो हेल्दी कंडीशन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, जो आपको चाहिए होता है हमारे सिस्टम के लिए, हमारे घरों के लिए, वो उससे थोड़ी वैल्यू ज़्यादा होती है। ओके, अब ज़्यादा होता है का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता, उसका मैग्नीट्यूड करंट का वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होता है, वोल्टेज मैग्नीट्यूड रहेगा, सर्किट कंप्लीट रहेगा, करंट मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज वेरी हाई फॉर ओनली 2 to 3 साइकिल, आफ्टर दैट इट इज कम्स इन स्टेडी कंडीशन। तो करंट के बेसिकली देखो, करंट की बेसिकली दो टाइप है, पहला ट्रांजिएंट कंडीशन और दूसरा है स्टेडी स्टेट। कंडीशन। ओके, अब एक बात जरा ध्यान दो आप, जो ट्रांजिएंट या स्टेडी स्टेट कंडीशन होता है
इसमें आप देखोगे कि ये जो ट्रांजिएंट कंडीशन है ये बहुत शॉर्ट पीरियड का 2 से 3 साइकिल के लिए, मैं इसका अगर ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ आप ऐसे बना सकते हो कि ये टाइम एक्सिस है, ये करंट एक्सिस है, तो ये ओरिजिन है, तो यहां से आपके पास ऐसे करके अब ये स्टेडी स्टेट को चला जाएगा। तो ये बेसिकली यहां से लेके यहां तक ये होता है हमारे पास ट्रांजिएंट, और इसके बाद से आपका स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे। ठीक है, ये हमारे सिस्टम में 2 से 3 साइकिल के लिए प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद ये नॉर्मल तरीके से अपना एज इट इज फ्लो करेगा। इसी को हम लोग ना एसी क्वांटिटी कभी कभी बोल देते हैं। ये हमारा एसी क्वांटिटी होता है, हो जाता है, ये डीसी क्वांटिटी होता है। तो इसी ट्रांजिएंट को हम लोग लिख लो आप, ट्रांजिएंट को हम लोग एसी कंपोनेंट और डीसी को सॉरी स्टेडी स्टेट को डीसी। देखो अगर मैं वेव की बात करूंगा तो देखो जरा भाई, वेव तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग है, मतलब कि एसी तो है, ठीक है, ये वेव अल्टरनेटिंग है, लेकिन मैं उस सिस्टम से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डीसी नहीं बोल रहा हूँ। डीसी इस वजह से बोल रहा हूँ कि ये क्या है कि फर्दर इसके बाद कांस्टेंट रहेगा, अब फ्लक्चुएट नहीं करेगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैं डीसी बोल रहा हूँ। और ये क्या है, ये अचानक से जो स्पाइक दिया, ठीक है, तो ये आपका उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका जो ट्रांजिएंट कंडीशन है ये एसी होता है। अगर आपसे इंजीनियरिंग में जाओगे तो यहाँ पे इसी ट्रांजिएंट को हम लोग एसी और इस स्टेडी स्टेट को हम लोग डीसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वहाँ पे इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं, लेकिन आपको बस इतना बस जानकारी लेना है, ज़्यादा नहीं। अब थोड़ा सा जो स्टेडी स्टेट है हमें इसी को और अच्छे समझना है कि स्टेडी स्टेट एक्चुअली होता क्या है। देखो अगर जैसे मैं एक मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कि जैसे देखो आपके पास एक टैंक है ना, मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मानो कि आपके पास एक टैंक है, एक छोटा टैंक है, ठीक है, दैट इज कनेक्टेड विथ अ बिग टैंक। ठीक है, इस तरीके से ये कनेक्टेड है बड़ा टैंक से ना। आप क्या कर रहे हो, यहां पे एक पंप लगाए, ठीक है, इसमें से भाई पानी लिया ये पंप, ओके, और ये पंप लगाए हो, ये पंप वापस से आकर के इसमें पानी को ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, अब देखो जरा, अगर मैं जब तक पंप को ऑफ किया हूं, ठीक, पंप को ऑफ किया हूं, तो कब भाई ये सर्किट क्या चलेगा क्या? सर्किट में तो चलेगा नहीं, सर्किट जो है पानी का तो फ्लो होगा नहीं। अब पानी का जब फ्लो नहीं होगा तो ये क्या रहेगा, सर्किट इसी का ही अगर मैं इसी का एक इलेक्ट्रिकल एनालॉगस बनाऊं तो वो हो जाएगा ऐसा। ठीक, ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ये आपके पास एक स्विच है, ठीक है, यहां से ये आपको टॉगलिंग स्विच मान लो, ऐसा टॉगलिंग स्विच है। आप क्या करो, अगर ये सर्किट ओपन किए रहो, मतलब कि सर्किट ओपन रहेगा, मतलब ये भाई यहाँ से कोई सर्किट क्लोज नहीं है, सर्किट क्लोज नहीं मतलब कि यहाँ जो है वो जो एनर्जी सोर्स है ये क्या है आपका ऑफ है, ऑफ कंडीशन में है। अब क्या कर रहे हो, आप इसको ऑन कराओ, ऑन कराए तो ऑन कराओगे क्या हो गया, अभी यहाँ से एक करंट फ्लो करेगा, और ये अगर मैं वोल्टेज को आइडियल बोल दूँ, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस इनफाइनाइट टाइम के लिए ये क्या करेगा, करंट फ्लो करता रहेगा आपका स्टेडी वे में। ठीक है, सेम एज लाइक दैट, यहाँ पे जैसे ही आप पंप को ओपन करोगे, पंप को ऑन करोगे, ये क्या करेगा, पानी आराम से यहाँ से पानी को लेगा और इसको यहाँ पे पंप आउट करके इसको यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ाएगा, पानी का लेवल यहाँ बढ़ा, ठीक है, पानी का लेवल मतलब यहाँ बढ़ा, तो ये क्या करेगा, अब ये वापस इस पाइपिंग के थ्रू ये क्या कराएगा, इस वापस यहाँ पे चला गया करंट, सॉरी पानी आ गया बड़े वाले टैंक में, अब फिर बड़ा वाला टैंक का लेवल बढ़ा, फिर इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यूअस आपका चलता रहेगा।
ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्टेडी, ठीक है, स्टेडी फ्लो ना। जैसे ही स्टेडी फ्लो, आप टैप को कभी ओपन करो, वाटर टैप को, तो आप देखोगे जैसे ही टैप को ओपन करोगे तो वो पहले टर्बुलेंस से देता है, उसी टर्बुलेंस को ही हम लोग एक ट्रांजिएंट कंडीशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैकेनिक्स के लैंग्वेज में है, ये ट्रांजिएंट कंडीशन होता है, टर्बुलेंस। अब फिर हल्का सा जब खोलोगे आप उसको तो देखोगे बहुत आसानी से धीरे 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 पानी का फ्लो बना रहेगा। अब वो वही जो पानी का फ्लो होता है आराम से, जिसको हम लोग लेमिनार फ्लो के नाम से भी जानते हैं। अगर आप फ्लूइड पढ़े हो तो वहाँ पे हम लोग इसी स्टेडी स्टेट को हम लोग बोलते हैं लेमिनार फ्लो। बहुत आसानी से धीरे 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 वो गिरता रहेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको स्टेडी फ्लो, स्टेडी का मीनिंग क्या है, ट्रांजिएंट का मीनिंग क्या है। यहाँ बस आपको देखो मीनिंग जानना है, यहाँ आपको अभी फिलहाल के लिए तो जो है काम नहीं आएगा। हाँ, जेई में ट्रांजिएंट पे बेस कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो जेई वाले क्वेश्चन कुछ कराऊंगा, ओके। तो फिलहाल अभी ये जो है इतना है। इसको नोट कर लो भाई आप लोग। चलो भाई, ये हो गया। आई थिंक आप लोग इसे जो है कर लोगे, वीडियो पॉज करके आप लोग इसे लिख लो, तो हम लोग कुछ चलते हैं आगे की तरफ। ये रीच कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि करंट हो गया, अब थोड़ा सा ईएमएफ की तरफ को हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि ईएमएफ क्या होता है, व्हाट इज ईएमएफ, ओके। तो भाई जो ईएमएफ होता है एक्चुअली में, आप ईएमएफ को कैसे डिफाइन करोगे? ईएमएफ मतलब क्या? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ओके। ये बनता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो ये होता क्या चीज है एक्चुअली में, जैसे आप बैटरी अगर लो, बैटरी का भाई दो प्लेट है, ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट दूसरा नेगेटिव प्लेट, ठीक। जैसे देखो आप ये बैटरी लो, ठीक है, बैटरी का ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है ना। आप क्या कर रहे हो भाई, ये बैटरी रहेगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट रहेगा ना। अब इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो उसमें आप देखोगे कि उसके अंदर, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसका डायरेक्शन कहाँ होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ, ठीक। ये पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या होगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट होगा। और यहाँ से आप देखोगे, और इसकी वजह से एक आपके पास क्या हो जाएगा? एक फोर्स रहेगा Fe, ठीक है, या Fn, ऐसा बोल दो Fn ना। अब आप देखो कि यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहां से निकलेगा और ये क्या कराएगा? ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो जाएगा, ठीक। तो आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ फ्लो करेगा तो इसकी वजह से भाई कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स है, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसमें। तो यहाँ पे सपोज कर लो कि ये इस पे कुछ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन है, ठीक। क्या होता है कि धीरे 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 ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ को आता रहता है, धीरे धीरे चार्ज का एक्युमुलेशन होने लगेगा, चार्ज का एक्युमुलेशन होने लगेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो फील्ड की वैल्यू है, ये फील्ड की वैल्यू इस फोर्स की वैल्यू, इस वाले फील्ड की वैल्यू, या यूँ बोलो जो इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फील्ड के जो फोर्स लग रहा था, और जो चार्ज के जो ये फोर्स लग रहा था, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये इक्वल हो जाएंगे। तो एक कंडीशन आएगा कि वो Fe=Fn हो जाएगा, Fn, ठीक। तो ये Fe क्या हो जाता है भाई? यहाँ पे आप देखोगे कि E इंटू Fe इंटू कैपिटल E, ठीक है, ये हो जाएगा, दैट इज Fn ना। अब आप देखोगे कि धीरे 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 भाई अब फर्दर आपको चार्ज को फ्लो कराना है, तो क्या होगा कि अब ये बैटरी का फंक्शन हो जाएगा। जो आपके पास सेल है, सेल का काम हो जाएगा कि अब ये सेल जो है कुछ एक्स्ट्रा वर्क करे, किसके ऊपर? इन चार्ज के ऊपर, जिससे कि ये
उस सर्किट में फ्लो करे और उसी वर्क को, ठीक है, उसी वर्क डन की वजह से हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी मिलता है, ठीक है। और वही पोटेंशियल एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, इसका पोटेंशियल फाइंड करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि आप देखोगे कि ईएमएफ जो होता है, एक्चुअली में ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द बैटरी टू ट्रांसफर यूनिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, नोन एज ईएमएफ। लिखो, इसको लिख लो आप, इट इज द वर्क डन by the cell on unit positive charge to take it from positive plate to नेगेटिव प्लेट। ओके, तो ये आपके पास हो जाता है, ये आपके पास ईएमएफ स्पष्ट हो जाता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन क्या है भाई, एफ इंटू एफ एल या एफ ई इंटू डी अपॉन क्यू, ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब इन दोनों प्लेट का बीच का डिस्टेंस। तो आप देखोगे एफ ई क्या हो जाता है आपके पास, ई इंटू मतलब ये चार्ज इंटू ई इंटू डी अपॉन क्यू। अब ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ई इंटू डी, आपके पास क्या हो जाएगा, ये वी हो जाता है, ठीक है। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वी। ओके, इसी को हम लोग वोल्ट में मेजर कर लेते हैं, ठीक है भाई, इसको नोट करो आप। ठीक है, अब आपको पता है कि जो चार्ज होता है ये हमेशा कहाँ फ्लो करता है, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। या फिर ऐसा चार्ज को ऐसा बोलो, हाँ, चार्ज मतलब करंट, पानी का फ्लो या करंट का फ्लो। बेसिकली करंट जो होता है आपका, चार्ज तो हालांकि करंट के उल्टे डायरेक्शन फ्लो करता है। तो अगर आप करंट की बात करोगे तो करंट क्या करता है, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करता है। लिखो कैसे, यहां पे लिख लो, यहां लिखो, सो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन एक्सटर्नल सर्किट। ध्यान देना है ये चीज, एक्सटर्नल सर्किट में ही ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। V पॉजिटिव प्लेट वाला ये आपका हायर पोटेंशियल होगा एज कंपेयर टू V नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। हम लोगों ने इस पे बात कर चुके हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भाई, ये बेसिकली नेगेटिव प्लेट के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव प्लेट की वैल्यू, जैसे 2 वोल्ट है या 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव प्लेट आपका नेगेटिव प्लेट के रिस्पेक्ट में 10 वोल्ट ग्रेटर होगा। ओके, चलो ये सब भाई क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में जो है कंपैरिजन इसमें कर देना कि ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दोनों में भाई जानना जरूरी है, ठीक है। दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्लियरिफाई होना चाहिए, क्योंकि ये देखो क्या है कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको हम लोग करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आज वीडियो चूँकि बड़ा हो जाएगा तो इसके लिए आज इतना ही करते हैं। अभी जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंपैरिजन बिटवीन आपका हो जाएगा ईएमएफ एंड पोटेंशियोमीटर। ओके, ठीक है बच्चों, तो आप लोग भाई इतना रिवाइज करो
अपने नोट्स में अपने नोट को बनाओ वीडियो के थ्रू। बाकी गुड लक आपकी पढ़ाई के लिए। थैंक यू बच्चों। और वीडियो को भाई सब्सक्राइब करो आप ज़्यादा से ज़्यादा, ओके, लाइक भी करो, शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, जिससे उनका भी कुछ अच्छा हो। ओके बच्चों।